नमस्कार। कृपया तकनीकी चीज़ों को देख लिया जाए। वीडियो और ऑडियो दोनों सही आ रही हैं या नहीं, ये आप लोग जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर मुझे कृपया बताएं, जिससे कि मैं अपने आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है या नहीं। जी अकरम जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने स्वागत किया है। कृपया मुझे ये भी बताइए कि मेरी ऑडियो आ रही है नहीं। क्योंकि समय हो चुका है और मैं अपने इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूँ। तो जी आवाज़ आ रही है अकरम जी? सचिन कुमार जी आ गए हैं, उनका स्वागत कर रहा हूँ मैं। और मित्रों, एक बड़ा ज़रूरी विमर्श जो है वो शुरू किया है वांग्मय पत्रिका ने। और जो ये पूरी सीरीज़ 10 दिवसीय जो ये श्रृंखला आरंभ की है थर्ड जेंडर विषयक, वो निसंदेह सराहनीय प्रयास है। और बल्कि ये प्रयास नहीं है, ये तो एक आयोजन हो रहा है और इस आयोजन का तो हमें स्वागत करना चाहिए। शिवम वाजपेयी जी आ गए हैं, नमस्कार। शिवपुरा श्रीवास्तव जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने बताया कि आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी हमारे साहित्य में जो ये हम थर्ड जेंडर विमर्श लेके चल रहे हैं, इसमें मैं जिस विषय को लेकर के आपसे बात करने वाला हूँ, अपने विचार रखने वाला हूँ, वो है हमारा समाज और थर्ड जेंडर। शुभी गुप्ता जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने बताया। प्रणाम सचिन कुमार जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने लॉकडाउन का जो हम लोग सही रूप से इस्तेमाल कर पाए हैं, वो बड़ी देर से सीखे हैं। इसे तो हमें शुरू में कर देना चाहिए था और कई सारे विमर्श और कई सारी बातें इस पटल पर हो सकती थी। तो हमारे साथ करीब 13 लोग हमें जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं। और मैं बीच बीच में अपने प्रश्न या अपनी जो कुछ भी शंकाएं हैं वो पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। कोई एक साधारण हमारे आपके बीच में बातचीत होनी चाहिए। कुछ मेरे विचार मैं अपने माध्यम से, इस पटल के माध्यम से, वांग्मय पत्रिका के इस पेज के माध्यम से कहूँगा। कुछ आपके भी प्रश्न और आपकी भी बातों को जानूँगा। हो सकता है कि हमारा विमर्श किसी अच्छी दिशा में पहुँचे जाए। तो सबसे पहले तो मित्रों, हमारा समाज, हमारे समाज में हमेशा, शगुफ्ता जी नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? नमस्कार सविता सिंह जी। एक ऐसा वर्ग हमारे समाज में रहा है जो हमेशा हाशिए पर रहा, और हाशिए पर रहने के साथ साथ इस समाज की एक आप कह लें कि एक विचारधारा, एक मानसिकता देखने की, ना तो कभी इसने अपने अधिकारों के लिए मांग की, ना कभी कोई जुलूस, कोई हड़ताल, कोई गुंडागर्दी, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया। ये अपनी स्थिति से सदियों से एक लंबी इनकी जो है एक कहानी है, करुण कहानी बड़ी लंबी है। जी बिल्कुल, सवाल आखिर में भी पूछ सकते हैं आप। रश्मि गुप्ता जी नमस्कार। तो वो जो करुण कहानी इनकी है, मैं ये कह रहा था कि उसको लेकर के अलग अलग तरह से लोगों ने आवाज़ उठाई है, अलग तरह से लोगों ने जो है बात की है। और मैं डॉक्टर फिरोज़ अहमद जी को बहुत बधाई देता हूँ इस मामले में कि प्रियांशु जी नमस्कार, दीपांकर जी नमस्कार, कि उन्होंने सन 2017 से लगातार इस थर्ड जेंडर विमर्श पर अपनी वांग्मय पत्रिका में कहानियाँ दी हैं, अनुवाद दिए हैं, शोध आलेख हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने थर्ड जेंडर पर लगातार अब तक वो इस श्रृंखला में मौन रह कर के और बहुत एक गंभीर और एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और उसी काम का ये जो सिलसिला है वो आगे जो है ये जो पटल हमारा है फेसबुक पेज है, इसके माध्यम से आ रहे हैं। पंकज भाई साहब नमस्कार बहुत बहुत, और शोभना रावत जी नमस्कार। मित्रों, थर्ड जेंडर को आम बोलचाल की भाषा में हिजड़ा कहते हैं।
ये उर्दू के हिज्र शब्द से निकला है और इसका जो अर्थ है वो होता है अपने अपने कबीले से अलग होना, अपने घर परिवार से अलग होना, अपने घर से, समाज से अलग होना। बड़े दुख की बात है कि ये जो अर्थ है ये इस समाज के लिए नियति बन चुका है। उन्होंने ये सोच लिया है कि अगर कोई थर्ड जेंडर है तो वो हमारे समाज से अलग होगा, वो अपने घर परिवार से अलग होगा और एक अपने अलग एक गुमसुम से समुदाय में रहेगा, वहाँ अपना जीवन व्यतीत करेगा। एक उसने अपने आप को ऐसा ढाल लिया, एक मानसिकता बना ली, सदियों से जो एक चली आ रही एक पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिकता है, वो न केवल उसने अपने दिमाग में बैठा ली है बल्कि हमारे समाज में भी ये बात व्याप्त हो गई है कि अगर कोई थर्ड जेंडर है तो उसे समाज से अलग ही रहना है, समाज से बहिष्कार उसका किया जाना है। मित्रों, एक दुख की बात यह है कि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। एक संभ्रांत समाज, अपने आप को पढ़ा लिखा संभ्रांत समाज का हिस्सा मानते हैं, लेकिन हमारी ये जो दकियानूसी बात की जो परंपरा है, जो मानसिकता है ना, ये जो किन्नरों को लेकर, हिजड़ों या थर्ड जेंडर को लेकर के, वो नहीं बदल पा रही है। चलिए इस विमर्श की हम कुछ शुरुआत करते हैं। तो यदि हम अपने पीछे पौराणिक चीज़ों को देखें तो हम ये पाएंगे कि चाहे रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, मुगल काल हो, हर एक कालखंड में थर्ड जेंडर्स की उपस्थिति हमारे समाज में रही है। इस बात से हम नकार नहीं सकते। वो किसी ना किसी रूप में रहे हों, हैं, चाहे आप महाभारत में शिखंडी के रूप में उसको देख रहे हों या आप इसके बाद में मुगल काल में तमाम ऐसी चीज़ें, कहानियाँ और इस तरीके की बातें सुनने में किस्से आते रहे हैं थर्ड जेंडर्स के बारे में, किन्नरों के बारे में, अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता रहा है। लेकिन फिर भी एक लंबे समय के बाद भी अभी तक समाज में इनको वो अधिकार, वो हिस्सा, समाज में वो प्रेम, वो सहयोग, वो साथ नहीं मिल पा रहा है जिसके ये हकदार है। ये क्या, हर मनुष्य हकदार है, लेकिन इनको वो नहीं मिल पा रहा है। मुझे याद है गोदान में एक जगह प्रेमचंद जी ने लिखा था कि यदि किसी पुरुष में स्त्रियों वाले गुण होते हैं तो वो पुरुष महान हो जाता है, महात्मा हो जाता है। अब एक विचार ये कीजिए और उस कि इनमें तो स्त्री पुरुष दोनों के गुण एक साथ हैं, तो क्या हम इनको उस श्रेणी में नहीं रखेंगे, हम इन्हें उपेक्षित रखेंगे? किसी भी पुरुष और किसी भी स्त्री को पूर्ण तब माना जाता है जब पुरुष में स्त्रियोचित गुण हो और स्त्री में पुरुषोचित गुण हो, तब उसे पूर्ण माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें हमारे शास्त्र सम्मत बातें हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, भगवान शिव को आप ले सकते हैं। वो तो आधे नर और आधे नारी के रूप में हैं और इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है कि नर के बिना नारी, नारी के बिना नर अधूरा है। और यदि थर्ड जेंडर का जो स्वरूप है वो तो दोनों में एक कॉमन है, उभयलिंगी आप इनको कह सकते हैं, दोनों में है। फिर भी इनके साथ उपेक्षित व्यवहार हमारे समाज में होता रहा है और एक तरीके से समझिए कि ये हंसी का पात्र, मजाक का पात्र बनते चले जा रहे हैं। एक चीज़ और बताऊं, बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं हम लोग कि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई शुभ अवसर होता है, तो शादी है, बच्चे का जन्म है, तो ये लोग आते हैं, बधाई गाते हैं। तो हर एक की कोशिश ये रहती है, हर परिवार की, कि अपनी स्थिति के अनुसार जो है इनको प्रसन्न करके, खुश करके भेजें। साड़ी ब्लाउज दे दिया, कपड़े दे दिए, और भी चीज़ें हैं, खाने पीने को दे दी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको दे दी जाती हैं। क्यों? उसके पीछे मानसिकता क्या है कि हमारे दिमाग में ये बात बैठी है कि हिजड़े खुश होंगे, शुभकामनाएं दे के जाएंगे, दुआएं दे के जाएंगे, तो हमारे घर में तरक्की होगी, विकास होगा, प्रगति होगी। और वो कहते भी हैं ना, दूधो नहा पूतो फलो, है ना। और फिर ये लगता है कि अगर ये दुखी हो गए, नाराज़ हो गए तो बहुत बुरा हो जाएगा, है ना। अब आज के वैज्ञानिक युग में इसको बद्दुआ और ये दुआ, ये सब चीज़ें कहीं महत्व रखती हैं? नहीं रखती। लेकिन हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो एक परंपरागत जो बातें चली जा रही हैं, हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हम आज ही उसको मानते हैं। चाहे हम कितने बड़े पढ़े लिखे हो जाएं, चाहे हम कोई बहुत अच्छे एक समाज में प्रतिष्ठित स्थान हमारा हो, फिर भी हम ये हिजड़ों की मानसिकता को, इस बात को मान रहे हैं कि ये जो है कि मतलब दुआ दे करके जाएं, बद दुआ ना दें। इतना अहम, इतना महत्वपूर्ण इनको हम अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत मानते हैं। इसके बावजूद भी हमारे समाज में इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है
कि मतलब यदि आप के साथ ये किसी होटल में बैठ के चाय पी रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो एक अजीब सी दृष्टि से देखेंगे, लोगों की नज़रें उधर उठ जाएंगी कि वो देखो देखो हिजड़ा बैठा है, कि वो देखो, या फिर इनके साथ इनके ऊपर मतलब तंज कसना शुरू हो जाते हैं, व्यंग्यात्मक बातें करने लगते हैं। कुछ लोग इतनी हद तक गिर जाते हैं कि अश्लील बातें इनके साथ करने लगते हैं। क्यों भाई? क्या हम अपने समाज में हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो इनको हम एक अलग से, इनको ऐसा क्यों सोचते हैं किसी दूसरे ग्रह के प्राणी आ गए हैं, ये मनुष्य तो हैं ही नहीं। बहुत एक मुझे लगता है कि हमारे समाज की बड़ी विकृत मानसिकता है ये। हम लोगों के अंदर एक अजीब प्रकार की पूर्वाग्रह हैं जो इनको लेकर के हम देखते चले आ रहे हैं और हम जिनको समझते चले आ रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ इसी बातों के साथ कि हमारे समाज में शुरू से जानवर पालने का चलन है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बकरी, बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं। कुछ लोगों को जानवरों के साथ प्रेम की उस चरम तक पहुंच जाते हैं कि अपने साथ खिलाने पिलाने सुलाने तक लगते हैं। तो क्या ये हमारे थर्ड जेंडर के लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं? ये तो मनुष्य हैं, इनके साथ ऐसे उपेक्षा क्यों? इनको आपका सहयोग चाहिए, ये आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं। बधाई गाने आते हैं, अभी मैं उस बात पर भी आऊँगा आगे, इस बात को लेकर के बधाई गाने, शुभकामनाएं मांगने आते हैं। इनके पास और कौन सा काम का जरिया ऐसा है जिससे ये अपना धनोपार्जन कर सकें, या ऐसा कौन सा इनके लिए रास्ते खोल दिए गए हैं सरकार के द्वारा या हम लोगों के द्वारा कि ये अपना बहुत सारा काम कर सकें और इनमें जो है ये अपना जो पारंपरिक इनका गाने बजाने कार्यक्रम है उसको छोड़ करके ये और कामों से जो है धनोपार्जन कर सके। इनके पास तो धनोपार्जन का साधन मात्र यही है। तो फिर भी हम लोग इनके साथ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से पेश आ रहे हैं या इनके साथ हम बहुत अच्छा बर्ताव कर पा रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये जो विमर्श की जो शुरुआत है थर्ड जेंडर पर, ये वास्तव में फिल्म जगत की देन है। ये आपको मानना पड़ेगी बात, क्योंकि फिल्मों में इनका, मुझे याद आ रहा है कि सड़क फिल्म में एक नकारात्मक किरदार में शायद उसमें सदाशिव अमरापुरकर जी ने उसको अभिनय किया था, महारानी का रोल किया था, और वो नकारात्मक था, लेकिन हिजड़े के रूप में, एक थर्ड जेंडर के रूप में जो है एक विलेन को दिखाया गया था उसमें। दूसरी फिल्म आई थी एक तमन्ना, जिसमें परेश रावल जी का बड़ा मार्मिक और बहुत ही भावनामय उनकी भूमिका उन्होंने निभाई थी। उसमें सकारात्मक रूप में आए थे, एक अनाथ बच्ची को पाला है, वो किया है। तो ये जो विमर्श है ये फिल्मों ने शुरू किया है, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए पहले तो। दूसरी बात यह कि फिल्मों में बाद में या उसके साथ कुछ एक अलग तरीके का व्यवहार भी आने लगा कि सिर्फ इनको गानों में लेने लगे, मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, या हंसी मजाक के दृश्यों में लेने लगे, हास्यास्पद इनको बनाना शुरू किया जाने लगा कि जब ये आते थे दृश्य में तो लोग ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं। अजीब तरीके का जो माहौल, जो परिवेश हमें अपने समाज में सड़कों पर और बाज़ार में देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसा ही हमें फिल्मों में देखने को मिला। सबसे सकारात्मक पक्ष तब समझ में आता है जब साहित्य में इनकी तरफ, साहित्य वालों का, साहित्यकारों का इनकी तरफ ध्यान जाता है और वो अपने उपन्यासों, अपनी कहानियों में इनको लेते हैं एक मुख्य पात्र के रूप में और उस पर अपनी कलम चलाते हैं। दोस्तों, साहित्य में देखा जाए तो यहाँ पर भी विचार की बात आती है साहित्य में भी लेकर के कि साहित्यकारों ने इसको किस रूप में अपनाया है। अभी मैंने भी देखा भी इसकी तैयारी करने दौरान कि लगभग 20 उपन्यास जो हैं वो थर्ड जेंडर पर केंद्रित आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 20 उपन्यासों में नीरजा माधव का यमदीप आया, और प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली, महेंद्र भीष्म का किन्नर कथा, मैं पायल, और अनुसुईया त्यागी का मैं भी औरत हूँ, निर्मला भुराड़िया का गुलाम मंडी, पारू मदन नाइक का मैं क्यों नहीं, और चित्रा मुदगल का जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वो आया है चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा। इसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला है। हम इस पर चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कौन कौन से उपन्यास जो हैं इस क्रम में आए हैं। फिर गिरिजा भारती का एक उपन्यास आया है अस्तित्व, भगवंत अनमोल का जिंदगी 50-50, सुभाष अखिल का दरमियाना, हरभजन सिंह मल्होत्रा का उपन्यास ए ज़िंदगी तुझे सलाम अभी हाल ही में आया है, 2020 में ही जनवरी विश्व पुस्तक मेले में लॉन्च हुआ था।
और इसके बाद एक और मेरे समझ में आया है कि रेनू बहल का आया मेरे होने में क्या बुराई है, भुवनेश्वर उपाध्याय का हाफ मैन, मुक्ति शर्मा का शापित किन्नर, मोनिका देवी का सिमरन अस्तित्व की तलाश, लता अग्रवाल का मंगलमुखी या मंगलामुखी, शरद सिंह का शिखंडी और राजेश मलिक का आधा आदमी। दोस्तों ये तो उपन्यास हैं जो किन्नर पर केंद्रित हुए हैं, थर्ड जेंडर पर केंद्रित हुए हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सी कहानियाँ भी लिखी गई, कहानी संग्रह भी आए हैं, आत्मकथाएं भी आई हैं और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। शोध भी चल रहे हैं, करीब 80 के आसपास शोध इसमें एनरोल्ड हैं, पंजीकृत हैं, जिन पे काम हो रहा है और शोधार्थी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक शोधार्थियों के मेरे पास भी फ़ोन या मैसेजेस आते रहते हैं इस संबंध में बातचीत करने के लिए। संगोष्ठियाँ भी हो रही हैं अलग अलग तरह की। अब साहित्य में यदि कोई विमर्श आता है तो उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, मैं इस पर मैंने बात शुरू की थी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी समस्याओं को दिखाना ज़रूरी है, पता होना चाहिए, उनके परिवेश को दिखाना ज़रूरी है, पता होना चाहिए, लेकिन क्या बस उतना ही करके रोक देना चाहिए कि उतना ही करके हम रोक दें? हमने थर्ड जेंडर की स्थिति को दिखा दिया, उनके जीवन को दिखा दिया, उसमें उनके संघर्ष को दिखा दिया और फिर हम रुक गए? नहीं, मेरा मानना नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन हम दर्पण कब देखते हैं? हम दर्पण देखते हैं तब जब हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं, हमारे कपड़े सही लग रहे हैं या नहीं, हम अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे, हम अपना प्रस्तुत कर पाएंगे, इस चीज़ को देखने के लिए हम दर्पण देखते हैं। तो साहित्य में भी क्या हम उसके उजले पक्ष को लेकर के नहीं सृजन कर सकते? आइए 2-4 उपन्यासों से मैं बात शुरू करता हूँ, फिर मेरी बात जो है एकदम आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपके सामने जो उपन्यास लेकर के चल रहा हूँ वो लेता हूँ मैं ये नाला सोपारा, चित्रा मुदगल जी का लिखा हुआ उपन्यास है। बहुत बेहतरीन उपन्यास लगा, इतना मतलब ये उसको पढ़ते हुए कहीं लगता ही नहीं था कि यहाँ पर रोक दूँ, यहाँ पर इसको ना पढ़ूँ और मैं इसको मतलब बंद कर दूँ, कहीं उबाऊ नहीं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको मतलब कहीं से कहीं तक भी इस बीच में रोका जाए। पत्रों के माध्यम से उन्होंने एक किन्नर की, थर्ड जेंडर की बात को रखा है, अपने घर परिवार से दूर चला जाता है, उसको भेज दिया जाता है, घर परिवार की उपेक्षा होती है और सब भेजने के बाद जो है उसको, और उसके बारे में चीज़ें इसमें आती हैं, घटनाक्रम बढ़ते रहते हैं, सब चलता रहता है। अब यहाँ पर कभी तो वो जो चरित्र है उसका नाम विनोद है, कभी विनोद के रूप में आता है, कभी बिन्नी के रूप में आता है। बहरहाल उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो खुद को स्त्री माने या पुरुष माने, और इसी बात की उसकी पूरी लड़ाई है। वो अच्छी बात इस उपन्यास में ये दिखी है कि कहीं भी उसने अपने पारंपरिक गाने बजाने वाले काम को नहीं अपनाया है, उसने पढ़ाई की है, उसने नौकरी की है और इसके बाद जो है वो अपना संघर्ष उसने जारी रखा है। बड़े अच्छे तरीके से इस उपन्यास को लेकर के चली हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि अंत में आते आते इस उपन्यास में उन्होंने विनोद को, जो अपने घर वापस जा रहा था, उसकी पूरी लड़ाई इस बात की है कि हम लोगों को घर वापस भेजा जाए, हमें घर वापस जाना चाहिए, जितने भी किन्नर हैं उनकी घर वापसी हो। लेकिन उसके वापसी के बाद भी एक समाचार छपता है और समाचार में 2 समाचार हैं, उसमें एक समाचार में उसकी मृत्यु की खबर छपती है कि नदी में पानी में डूबी हुई उसकी लाश मिली। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पता नहीं क्यों लेखिका ने इस बात पर कोई पूर्वाग्रह उनका रहा है या किसी बात का भय समाज का रहा, या उनको ये लगा कि यहीं ऐसा ना हो जाए कि किन्नर की मैं घर वापसी दिखा दूं, तो साहित्य समाज में क्योंकि बड़ी लेखिका हैं तो भय तो लगता ही है कि उनकी थू हो जाए, लोग हंसे उन पर कि अरे क्या लिख दिया और कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। ठीक है, मानता हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन होगा भी तो हमारे और आपसे ही, होगा भी तो बड़े लोगों के माध्यम से ही। कोई घर में कोई एक व्यक्ति अगर कोशिश करेगा तो लोग उसके पीछे मशाल एक आगे लेके जाएगा, तब लोग उसके पीछे उसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे, ये सोचना चाहिए। दूसरा, इसमें जो उपन्यास मैं दे रहा हूँ बात करने के लिए, अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी अजीब स्थिति जो है यहाँ पर इस उपन्यास में आई। युवा वर्ग, एक ऐसा युवा वर्ग भी है जो मतलब शराब के नशे में ये देखना चाह रहा है कि हिजड़े का लिंग कैसा होता है। कितनी विकृत मानसिकता है,
कितना गिरावट है हमारी मानसिकता में कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लिंग के आधार पे समाज से अलग किया गया है, फिर उसका लिंग ढूंढते फिर रहे हैं आप, हैं? ये विचार ये जो प्रश्न जो दिया है चित्रा जी ने, ये बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। अब मैं दूसरा जो उपन्यास है वो मैं लेकर के चलता हूँ, वो है सुभाष अखिल जी का दरमियाना। ये 5 अलग अलग किन्नरों से संपर्क में या उनके साथ उनके मित्रवत व्यवहार रहे, वो ये हैं उनके साथ जो संस्मरणात्मक हैं वो इसमें सुभाष अखिल जी ने दिए हैं और बहुत खूबसूरती से उनके जीवन को, उनकी संघर्ष को दिखाया है, उनको बहुत अच्छा चित्रित किया है। 5 अलग अलग संस्मरण इसमें हैं, अलग अलग, और लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतर संबंध उनमें है और वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे में जुड़े हुए पता चलते हैं, दिखते हैं। दरमियाना में एक सबसे अच्छी बात सुभाष अखिल जी बाद में कहते हैं, जिस बात से बहुत सहमत हुआ और इस बात को मैं अपनी इस चर्चा में भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, दरमियाना में सुभाष अखिल जी ने बिल्कुल अंतिम वाले पृष्ठ पर लिखा है कि ये लोग खुद ही जो हैं अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं इस बात को लेकर आहत हूँ कि जहाँ एक और इनके लिए सरकार, समाज, एनजीओ तथा अनेक लोगों के द्वारा तमाम कार्य किए जा रहे हैं, वहीं वे स्वयं अभी भी अपनी जड़ताओं से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है और ये है सही है कि इनके हक में अभी एक बहुत बड़े संघर्ष की ज़रूरत है, मगर एक संघर्ष स्वयं इन्हें भी तो अपने भीतर करना होगा। मैं इन पर पूरी तरह से एग्री करता हूँ, इनसे इनकी बात पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक ये खुद उस नरक से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे तो समाज कितनी भी कोशिश कर ले ये नहीं आ पाएंगे। इस बात को हम आगे लेके चलेंगे। तीसरा उपन्यास में उठाता हूँ महेंद्र भीष्म का मैं पायल। ये एक तरीके से आत्मकथात्मक उपन्यास है, लिखा जरूर महेंद्र भीष्म में है, लेकिन इसमें हर जगह पायल ऐसा प्रतीत होता है कि पायल ने अपनी तरफ से कोई बातचीत कही है, अपना ही कहा है। तो अच्छा उपन्यास है ये भी। इसमें पायल के संघर्ष, इसके परिवार से निकलना, घर से भागना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन अंततः ये अपने ही समुदाय में गुरु के पद तक पहुंचती हैं जो हेड हैं। इसके साथ समाज सेवा में भी जुड़ी हुई हैं, हजरतगंज लखनऊ की हैं ये, और ये सब इसमें दिया हुआ है। चौथा उपन्यास जिसने मुझे प्रभावित किया है, मैं अब जो मुख्य मुद्दे पा रहा हूँ, एक बड़े हमारे शहर बरेली की लेखिका हैं गिरिजा भारती जी, उनका उपन्यास है अस्तित्व। अस्तित्व उपन्यास यूँ तो बहुत लघुकाय उपन्यास है। इसमें जो पात्र है, बल्कि नारी पात्र प्रीता है और प्रीत जो है वो किन्नर है। इसका पता चलता है माता पिता को, बड़ा घर परिवार में वो रहता है। हालांकि उसके बाद के जो बहन भाई हैं वो किन्नर नहीं हैं, वो सामान्य हैं, लेकिन इसमें पूरी प्रीत और उसको अपने परिवार में बचाए रखने के लिए जो है उसकी माँ, उसके पिता पूरा उसका सहयोग करते हैं, उसका पूरा साथ देते हैं और वो पढ़ती लिखती है, आगे बढ़ती है। और एक थोड़ा सा लगेगा तो ज़रूर कि ये क्या नाटकीय है, ड्रामेटिक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सार्थक है। सार्थक क्यों है? क्योंकि अगर पॉजिटिव या सकारात्मक रूप देकर के हम उस उपन्यास का अंत करते हैं तो एक सोशल मैसेज, एक सामाजिक संदेश जाता है। गिरिजा भारती जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है और उस कोशिश में उन्होंने दिखाया है कि प्रीत नामक जो ये स्त्री किन्नर है, उसका विवाह एक अमन नामक पुरुष किन्नर के साथ होता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर के अनाथालय से एक बच्ची को गोद लेते हैं। कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा मैसेज इस मुझे बल्कि लगता है कि जो नई प्रतिभाएं लेखन के क्षेत्र में आ रही हैं उनके अंदर काफ़ी संभावनाएं हैं। बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से दिया। ऐसा ही एक मैसेज मिलता है ए जिंदगी तुझे सलाम हरभजन सिंह मेहरोत्रा के उस उपन्यास से। इस उपन्यास में को मैंने भी जब देखा था और मैंने उनसे मेहरोत्रा जी से बात भी की थी और मैंने कहा था कि मेहरोत्रा जी, आपके इस उपन्यास में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एक माँ का अपनी बच्ची के प्रति प्यार, वो भी ऐसी बच्ची जिसको गोद लेती है, उसके प्रति प्यार है और ये जानकर कि वो बच्ची किन्नर है वो उसको अपने से अलग नहीं करती। वाल्मीकि समाज से ये दोनों दंपत्ति आते हैं, रूपा और उसका पति कलवा नाम है उसमें। दोनों लोग कानूनी तौर से इस बच्ची को गोद लेते हैं और उस बच्ची के प्रति तड़प
उस बच्ची के प्रति प्यार, उस बच्ची के प्रति लगाव जो है बड़ा मर्म को छूता है। बड़ा अच्छा विश्लेषण हरभजन सिंह जी ने इसमें जो किया है बहुत मतलब काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसका एक टर्निंग पॉइंट जो एक इसका प्रस्थान बिंदु आता है वो ये आता है कि बच्ची एक मेले से खो जाती है और उस मेले से खो जाने के बाद उसकी जो गोद ली वाली दत्तक माँ जो है वो बहुत दुखी परेशान है और उसकी पीड़ा का, उसकी वेदना का अंत नहीं है। लेकिन यहाँ से उपन्यास जब दूसरे भाग में पहुँचता है तो बच्ची वो थर्ड जेंडर के एक डेरे में पहुंच चुकी होती है और वहाँ वो उसकी आरंभ होता है कि उस बच्ची ने, रोशनी नाम उसको वहाँ मिलता है और उस बच्ची ने 10वीं कक्षा में पूरे मंडल या बोर्ड में बड़ा नाम किया है और बड़ा सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिससे उसका नाम सभी को बड़ा न्यूज़पेपर्स में और सब में अखबारों में आता है, तो बहुत उससे लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ पर थर्ड जेंडर के साथ के समुदाय में रहते हुए भी वो पारंपरिक पेशे में नहीं आती, ये बहुत अच्छी बात, यही बात गिरिजा भारती जी ने भी कही है और यही बात जो है इन्होंने भी कही है, क्या नाम, हरभजन मेहरोत्रा जी ने। और इन्होंने तो बहुत अच्छा उसका वो दिया कि पढ़ लिख कर वो बच्ची जो है IPS ऑफिसर बनती है और IPS ऑफिसर बनने के बाद वो अपने माता पिता को ढूंढती है। हालांकि नाटकीय घटनाक्रम भी हैं इसके अंतर्गत, लेकिन हम उस संदेश को देखें जो देना चाहता है लेखक इसके माध्यम से, कि इसके बाद वो एक अंत जो हो रहा है वो ये कि वो एक किन्नर बच्ची को गोद लेती है। इसमें भी मैं एक दो पंक्तियां जो है उसकी अंत की पढ़ना चाहता हूँ जो मल्होत्रा जी ने लिखी हुई है कि सबको चौंका दिया था रोशनी ने अपने निर्णय से, यहाँ तक कि नविता उसकी खास सखा या फिर साथ रहने वाली रानी चाची तक को उसके दिमागी फितूर की कोई भनक नहीं लगी थी। बात ही कुछ ऐसी थी, उसने उस किन्नर बच्चे को गोद ले लिया था। कितना सकारात्मक अंत किया है हरभजन जी ने, मैं बड़ा बधाई देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे अंत कहानियों के, उपन्यासों के नहीं होंगे तब तक हम इस विमर्श को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, उनकी दीन दशा का, उनकी दयनीय दिशा का, उनके शोषण का, उन पर होने वाले अत्याचार, अलगाववाद, उपेक्षा, बहिष्कार, निष्कासन, सब पर जो है सबका हम जो है वर्णन करें, लेकिन उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी दिखाएं कि हमें अपने विमर्श को, इनको लेके आगे जाना कहाँ है। तो यहाँ पर तो ये मेरे जो उपन्यास थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, जो मैंने ये उपन्यास पढ़े थे और देखा था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, साहित्य में जो सृजन है उसका बाद में क्या होता है इस पर थोड़ा सा बात करें। पुरस्कार को लेकर, पुरस्कार भी इनके माध्यम से लोग लेते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, सेमिनार्स में भाग लेते हैं, है ना। लेकिन थर्ड जेंडर पर लिखने वाले लेखक बाद में उनके लिए क्या करते हैं, ये एक प्रश्न भी बनता है। पुरस्कार मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, आपको सम्मान मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आपके लेखन पर सम्मान मिला है, आपने जो चित्रण किया है, चाहे आपने कल्पना के आधार पर किया है, चाहे आपने उन लोगों के साथ संपर्क में आगे किया, आपने उस समाज के लिए क्या किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, ये मुझे लगता है लेखक नहीं कर रहा है। इस मामले में मैं फिरोज़ अहमद जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो तो जब से उन्होंने वांग्मय पत्रिका की जो सीरीज़ पूरी थर्ड जेंडर पर निकाली है, इसके बाद तो वो जैसे उन्हें साहित्य में इसको एक आंदोलन की तरह ले लिया है और लेके वो लगातार चल रहे हैं। और मैंने देखा, एक नोटिस भी किया है कि इसमें विकास प्रकाशन का भी बहुत योगदान रहा है, कि विकास प्रकाशन की पुस्तकें प्रकाशित की इस विषय पर। कई पुस्तकें मेरे पास भी वो भेजते रहते हैं, मुझे मिलती रहती हैं। इसके लिए ये दोनों ही साधुवाद के और बधाई के पात्र कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सकारात्मक होना चाहिए जिससे कि हमें इनके बारे में एक सकारात्मक दिशा इनके लिए मिले, इनके बारे में कुछ अलग से हम विचार कर सके, कुछ कर सके। एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि भाई सरकार कुछ करे। अब सरकार के भरोसे हम कब तक बैठे रहेंगे ये तो आपको भी पता है, अब कोई बात छुपी तो है नहीं। और इस पटल से मैं कोई सरकारी बातचीत की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो सीधे सीधे ये बात कह रहा हूँ कि सरकार तो जो अपना काम कर रही है कर ही रही है, लेकिन कुछ काम समाज के भी हैं। संस्थान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर निजी है लोग, मतलब व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जैसे कि अस्पताल होते हैं, निजी अस्पताल हैं, कॉलेजेस हैं, है ना। तो अस्पतालों में इनको स्टाफ में रखा जा सकता है थर्ड जेंडर्स को,
और कॉलेजेस में रखा जा सकता है, कैंटीन्स में रखा जा सकता है, रेस्टोरेंट में रखा जा सकता है, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें बहुत सारी जो प्राइवेट ही हैं ये सब, इनमें तो कोई किसी सरकार की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो समाज के अलग वर्ग को भी इसमें आना पड़ेगा, साहित्य के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी एक सार्थक समाज और एक साहित्य की भी सार्थकता तभी नज़र आएगी, और तभी हमें समाज के सहयोग के बिना हम लेखक कुछ नहीं कर सकता। वो लिख करके अपनी रचनाएं लोगों को पढ़वाता रहे, उसका एक दायरा, एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में उसकी तारीफ हो जाएगी, हो सकता है उस ग्रुप में उसको वो प्रशंसाएं मिल जाएं, उसको जो है पुरस्कार सम्मान मिल जाएं, उसको जगह जगह बुलाया जाए लगे। लेकिन वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि ये थर्ड जेंडर जो हमारा हाशिए का जो समाज है उसको हम मुख्य धारा में लेकर के आएँ, हमारे साथ मिलकर के ये चलें, तो उसके लिए समाज के अलग अलग लोगों को काम करना पड़ेगा। एक मेरा वैसी विचार आया था कि थोड़ी एक समस्या रहती है महिलाओं के साथ कि वे महीने के कुछ दिनों में मंदिर वगैरह में नहीं जाती हैं, एक मानसिकता बनी हुई है हमारी, तो क्यों ना पुजारी के रूप में हम थर्ड जेंडर को रख दें। अगर आप देखें तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को देखें, वो तो महामंडलेश्वर बन गई है, तो जब हम इनको अगर पुजारी के तौर पर मंदिरों में रख सकते हैं, सवेतन रख दें या चढ़ावे पर भी रख दें, तो कम से कम इनका जो भरण पोषण है वो उससे हटेगा, उनके पारंपरिक काम धंधे से हटेगा और ये उसमें आएंगे। एक चीज़ और हो सकता है, इसे आप लोग मेरा दुराग्रह माने, लेकिन थोड़ा सा त्याग हमारे समाज को भी करना पड़ेगा। कैसा त्याग? कि हम सरकार से विशुद्ध रूप से इनके आरक्षण की मांग उठाएं कि आप 0.5% या 1% जैसा भी उचित लगे, केवल और केवल थर्ड जेंडर को आरक्षण दें। क्योंकि जब आप आरक्षण की बात करेंगे अलग अलग पदों के लिए, तो ये पढ़ाई के प्रति भी प्रेरित होंगे, एक अच्छी पढ़ाई भी करेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ जो है ये जब आगे बढ़ेंगे, इनको लगेगा अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में बैठेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में, मेधा की तो कोई कमी इनमें है नहीं, हमारे आपकी तरह लोग हैं ये, जैसे हम जैसे आप वैसे हैं, केवल एक विकलांगता ही तो है। बाकी और शारीरिक विकलांग लोगों को जब आरक्षण दिया जाता है, बाकी शारीरिक विकलांग लोगों के लिए जब सारे ऑप्शन सारे वो खुले हुए, तो इनके लिए क्यों नहीं होने चाहिए? इनके लिए भी होने चाहिए। तो उसमें इनके अंदर अलग अलग नौकरियों के प्रति जागरूकता होगी, और ये फिर उसमें जो है आगे आकर के हमारे समाज में एक अपना स्थान ग्रहण कर पाएंगे। ये मेरा एक विचार है केवल, और इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई इसको आवश्यक वो मान ले। मेरे एक परामर्श है कि हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और इसको जो है इसके साथ साथ हम एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि पिछले दिनों टीवी में, बल्कि आजकल भी टीवी में एक चीज़ बड़ी अच्छी मैंने देखी है कि 2-3 विज्ञापन बने हैं जो थर्ड जेंडर को केंद्रित करके बने हैं। इनकी एक उजली छवि को समाज के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक विज्ञापन अभी आज सुबह देख रहा था जिसमें एक थर्ड जेंडर जो है कार रुकी हुई है, उसमें एक माता जी को चाय पिला रहा है, और उसमें कह रहा है कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, मैंने सोचा चाय पिला दूँ। एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक चीज़ आई है, और सकारात्मक चीज़ ऐसे अगर आएगी तभी तो जागरूकता फैलेगी। देखिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई होती है तो उसमें जीतेंगे या हारेंगे, 2 चीज़ें होती हैं। ये तो पूरी की पूरी मानसिकता को, जो एक सदियों से पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता है ना, उसको बदलने के लिए प्रयास है, कोशिश है। किसी प्रकार की लड़ाई, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, एक कोशिश है, और उस कोशिश को लगातार बने रहना चाहिए, है ना। हम बच्चे को भी कुछ सिखाते हैं, कोई लिखना सिखाते हैं, ड्राइंग सिखाते हैं, म्यूज़िक, कुछ भी सिखाते हैं, उससे कहते हैं बराबर प्रैक्टिस करो। तो ये भी एक प्रकार की प्रैक्टिस है जिसमें इस मानसिकता को हटाने के लिए कि इनका काम केवल गाना बजाना ही है, इनका काम केवल बधाई मांगना ही है, इस चीज़ को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को देखना कि इन्हें और कामों में लगाया जाए, अलग अलग लोग काम करें। मुझे याद आता है कुछ वर्षों पहले बरेली में भी एक ऐसा एक डॉक्टर्स का ग्रुप सक्रिय था जो इन थर्ड जेंडर्स के लिए काम करता था। बड़ी अच्छा लगा मुझे उसको देखकर। हालांकि लोगों ने हंसी मजाक भी की, उनके साथ हंसी भी उड़ाई, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो कुछ भी लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन वही लोग जो आज हंसी उड़ा रहे हैं, जो लोग आज हंसी उड़ाते हैं वही कल आपकी प्रशंसा करते हैं, वही आपकी तारीफ़ करेंगे, तो अच्छी बात है ऐसा। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों आजकल वो मुझे समूह डॉक्टर्स का जो है वो सक्रिय नहीं लग रहा है, या हो सकता है कि मैं उनके संपर्क में भी नहीं हूँ। हालांकि
ये एक बड़ी अच्छा प्रयास, बड़ी अच्छी कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन इसमें कोशिश और तरह से भी करनी होगी। हम ये जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं वो लोग भी चाहें तो अपने यहाँ नौकरी दे सकते हैं इनके लिए, जिससे कि इनको बचा गया। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं किन्नर समुदाय के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको खुद को आगे करना होगा। आप सबको पता है कि देश हमारा देश क्या पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से ग्रस्त है और ऐसा जूझ रहा है कि सब कुछ हम एक अपने दायरे में सीमित होकर रह गए हैं, हम दूसरे संपर्क नहीं कर पाते। ऐसे में मैंने देखा कि कुछ किन्नर लोगों ने, थर्ड जेंडर के लोगों ने मास्क बांटे हैं आकर के। बड़ा पॉजिटिव और बड़ी अच्छी छवि इन्होंने प्रस्तुत की है, बाकायदा समाचारों में भी दिखाया गया, कहीं एक दो जगह भोजन भी बांटे गए हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा जो निवेदन है थर्ड जेंडर समुदाय से कि वे अपने आप को थोड़ा सा समाज के साथ जोड़ें, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे अवसरों पर सामने लेकर के आएँ, है ना। और जैसे कि लोग भंडारे इत्यादि कराते रहते हैं, गरीबों के लिए दान करते रहते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, यदि समर्थ हैं तो करिए। या उसके माध्यम से आपकी मदद करने के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो आपके साथ रहेंगी। आप आइए, आप पढ़ना सीखिए, अपना पारंपरिक काम छोड़ने की कोशिश कीजिए, नौकरी की कोशिश कीजिए, अच्छा पढ़ने के लिए आप प्रेरित लोगों को भी कीजिए, खुद भी पढ़िए, खुद भी आप देखिए, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जाइए। और आपको अपने आप को बिल्कुल सुभाष अखिल जी की बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आपको अपने इस स्थिति से खुद निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कितना प्रयास कर ले आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए एक मेरा तो ये निवेदन सबसे ये है कि भाई आप लोग भी इससे में बाहर आइए। समाज में एक आपने अपने आप को एक दायरे में फंसा लिया है, हो सकता है इसकी वजह ये भी हो कि समाज की आपको उपेक्षा मिली है, समाज की आपको जो एक तरीके से कहना चाहिए कि हंसी के पात्र आप बने, इसलिए आपने अपने आप को एक दायरे में फिक्स कर लिया कि नहीं बस हम इसमें रहेंगे। आपके समाज में एक सामान्य समाज का व्यक्ति नहीं जा सकता है, आप ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, एक दूरी सी बना के रखते हैं। तो मेरा तो निवेदन ये है कि थोड़ी थोड़ी इस दूरी को भी ख़त्म कीजिए। जब तक आप समाज के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, समाज के लोग आपको जानेंगे नहीं, आपको साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो फिर आगे बढ़ने में थोड़ी सी समस्या तो आएगी। फिर वे लोग, जैसे मैं फिर से कहता हूँ कि फिरोज़ अहमद जी हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनके साथ आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको उसमें देखना पड़ेगा। ये सारी कुछ बातें मैं लेकर के, मैं समाज को लेकर मैं यहाँ तक आया था। अब मुझे लगा कि मैं ये सारी बातें आपके सामने शेयर करूँ, आपके सामने रखूँ। और हालांकि समय भी हो गया है, पता नहीं चला कि 40 मिनट हो गए बातचीत में, लेकिन कुछ एक विचार जो थे मेरे दिमाग में। एक और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि थर्ड जेंडर को देख करके ना जाने क्यों लोगों के दिमाग में उनके प्रति एक अश्लील धारणा आने लगती है, अश्लील बातचीत करने लगती है। और बहुत मतलब अजीब सी बात ये लगती है कि वो लोग भी उसका उत्तर देते हैं, अजीब हरकतें करते हैं। तो थोड़ा तो उन्हें भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कि एक दो बार ट्रेन में भी जाते हुए मैंने नोटिस किया है कि वो भीख मांग रहे हैं और नहीं दिया किसी ने तो अपने कपड़े उतारने लगे या करने लगे। तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि देखिए, जब समाज में आप आएंगे तो सामाजिक मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। उसको पालन करते हुए ही आप समाज के साथ रह सकते हैं। अब आप सोचिए, किसी ने आपके ऊपर अश्लील कोई कमेंट कर दिया और आपने उसका जवाब भी अश्लीलता से दे दिया, तो फिर आप गंदगी को कैसे साफ़ करेंगे, है ना। ये तो थोड़ा आपको सोचना ही होगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि एक बहुत लंबी, एक हज़ारों साल लाखों पुराने, मतलब आप कहिए कि एक लंबी पूरी एक सदियाँ बीत गई हैं ऐसी मानसिकता को लेकर। तो उस एक ऐसी मानसिकता को एक दिन या 2 दिन या 10, 15, 20 साल में थोड़ी, कम से कम 50-60 साल लगेंगे इसको धुलने में। समाज, भले ही विज्ञान की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन आज भी विज्ञान और के साथ हमारी होड़ लगी रहती है ना। आप देख ही लीजिए, कोरोना महामारी तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि बहुत प्रगति कर ली, सब कुछ कर लिया, सैकड़ों साधन जुटा लिए हमने, लेकिन आज सारे साधन बेकार हैं।
आप अपने घर में रहिए, हर तरफ से ये आता है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने आप को बचा कर रखिए, सब करिए। तो वही है ना कि आप देखिए समाज के साथ जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा आग्रह थर्ड जेंडर के लोगों से है, और इनके साथ सकारात्मक व्यवहार हमारे समाज का भी बनता है कि हम करें, हम उनको अवसर दें, अलग अलग जगह पर अवसर दें, है ना। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सरकार का हम हर समय योगदान देखें। प्रिंटिंग प्रेस पर हम काम कराने जाते हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी हम इनको भाई ज़रूरी थोड़ा ही है कि हर एक जो किन्नर है वो स्त्री बन करके ही रहना चाहता है। बहुत सारे लोग पुरुष के रूप में रहना चाहते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, सही से रहते हैं, तो क्या हम उनको काम नहीं दे सकते हैं? जब उनको हम काम देंगे तो जो स्त्री वेश में घूम रहे हैं उनको भी उससे उत्साह मिलेगा। मांगलिक कार्यक्रमों में जाने से जाइए आप, चलिए, अगर आपको लगता है कि बधाई गाना है सब कर, वो भी कीजिए आप, लेकिन उनके साथ आप ये सारे काम भी कर सकते हैं, है ना। और अलग अलग जगह पर नौकरी करिए। सरकार तो है ही है, सरकार तो अपने लेवल से, अपने स्तर से काम करेगी, और उन सरकारों के सबके अपने अपने योजनाएं होती हैं, उन योजना में चरणबद्ध तरीके से काम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना है, हमें अपना एक सकारात्मक सोच लेके चलनी है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, करीब 46 लोग मुझे देख रहे हैं। आइए मैं देखता चलूँ एक एक करके। हेमंत कुमार जी कह रहे हैं लॉकडाउन में इनकी आर्थिक व्यवस्था पर सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सरकार को विचार, और सरकार के साथ साथ हमें आपको भी विचार करना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग खाना बांट रहे हैं, स्वयंसेवी संस्था भी, मैंने कहीं ये नहीं देखा है कि कोई किन्नरों को भी खाना दे रहा है। तो क्या उनके लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है हमारा गरीबों को खाना देने के साथ उनके लिए ना? विकास शुक्ला जी मेरे मित्र जुड़ चुके हैं मुझसे, नमस्कार सर। विकास जी जो हैं लिख रहे हैं आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स। विकास जी मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, और सही कहूँ तो इनका बड़ा योगदान रहा है साहित्यिक क्षेत्र में भी। मुझे हमेशा योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं, और कहीं मैं जाना होता है, मैं कुछ भी करना चाहूँ तो उसमें काफ़ी मुझे ये योगदान देते हैं। विकास जी बहुत धन्यवाद। विकास प्रकाशन से कह रहे हैं शोषण आंदोलन को जन्म देता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, शोषण आंदोलन को जन्म देता है, और इनका दीर्घकालीन जो ये शोषण हो रहा है इससे होगा। हितू मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। निधि अरोड़ा जी स्वागत है आपका। रंजीत पांचाली जी भाई साहब नमस्कार, आप धन्यवाद बहुत बहुत। भारती अग्रवाल जी नमस्कार। संतोष नागरे जी किन्नरों के संघर्ष में को लेकर सार्थक, बहुत धन्यवाद। विकास पर गिरिजा जी ने सामाजिक स्वीकारता को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल गिरिजा जी का प्रयास सार्थक है, और मैंने उनसे कहा था जब इस उपन्यास की भूमिका लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैंने इनसे कहा भी था कि थोड़ा सा इसमें जो है लोगों को लग सकता नाटकीय हो, लेकिन आपने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के इस उपन्यास को लिखा है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। कुसुमलता जी जुड़ चुकी हैं, और बहुत स्वागत है, नमस्कार कुसुमलता जी। सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों और शोषण के विरुद्ध किन्नरों की समस्या पर स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लता अग्रवाल जी जुड़े। हरभजन जी ने अंत में गोद लेने की कम से कम माँ को जीवित दिखाते तो शायद और अच्छा लगता। देखिए वो बात आपकी सही है, लेकिन लेखक किस दृष्टि से उपन्यास को लेके चल रहा है। मैं हरभजन जी के सार्थक जो उन्होंने इसका जो सुखांत किया है, बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज उन्होंने, देखिए मैसेज केवल समाज को नहीं देना है, मैसेज हमें थर्ड जेंडर समुदाय को भी देना है। वहाँ भी तो उन्होंने दिखाया है कि वो आईपीएस बनती है, और आईपीएस बनने के बाद वो अपने सारे प्रयास करने के बाद बच्ची को गोद लेती है, उसने अपने मातृत्व को उभारा है। थर्ड जेंडर पितृत्व को भी उभार सकते हैं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके साथ ये ऑप्शन है। पुरुष और स्त्री के साथ तो ऑप्शन नहीं है, पुरुष है तो पुरुष है, स्त्री है तो स्त्री है, लेकिन उनके साथ तो दोनों ऑप्शन है। वो स्त्री और पुरुष दोनों में से जो रूप लेना चाहे वो रूप ले सकते हैं। इसलिए यह पुरस्कार या सम्मान से ज़्यादा सामाजिक, बिल्कुल सही बात है विकास प्रकाशन जी की तरफ से कि इनको सामाजिक जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए समय समय पर काम किया जाना चाहिए। आपका भी जो योगदान है थर्ड जेंडर पर पुस्तकें प्रकाशित करने का, वो भी कम नहीं है। आप लगातार अपने साहित्य प्रकाशन के माध्यम से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। दया कन्वेजिया जी जुड़े हुए हैं, गिरिजा भारती जी के पतिदेव हैं, आपका स्वागत है, नमस्कार। सारिका मुंद्रा जी नमस्कार, स्वागत है। बिल्कुल समस्याओं का समाधान होगा तभी विमर्श सार्थक होगा। बिल्कुल विमर्श को किया ही इसलिए जाता है कि समस्याएं सामने आए, उन समस्याओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हटाया जाए। पंकज भाई साहब जुड़ चुके हैं, नमस्कार पंकज जी। भाई साहब सही प्रश्न उठाया, बहुत धन्यवाद आपने किया। लेखिका गिरिजा, स्वागत है।
डॉक्टर सविता सिंह जी नमस्कार, आपका स्वागत है। रमेश कुमार जी धन्यवाद। विकास शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज जी कह रहे हैं थर्ड जेंडर को उत्थान के लिए हम सबको क्या करना चाहिए। भाई साहब, मैंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, मैंने बताया कि उत्थान के लिए केवल सरकार के भरोसे ना बैठ करके हमें डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और बड़े व्यवसायी हैं और अब आपके प्रेस वाले हैं, विकास प्रकाशन जी से के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्रेस में एक दो नौकरियां ऐसी दीजिए ऐसे लोगों को कि उनको लगे कि मैं नौकरी करता हूँ। देखिए, धनोपार्जन जब होता है, जब उसको लगता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, तो पैरों पर खड़ा होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा होता है। और जब पैसा आएगा, पेट भरेगा, जब उसको लगेगा कि मैं समर्थ हूँ, मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, वो कुछ और भी सोचे। पहले तो केवल ये सोचता है कि ये पेट कैसे भरूँ, चलो ठीक है गाने बजाने काम में लग जाओ, इन लोगों का साथ ले लो, गाते बजाते रहेंगे, पेट भरता रहेगा। लेकिन जब उसे लेकर नहीं, केवल गाँव में मैं नौकरी करता हूँ, हैं, मैं गैराज में काम कर सकते हैं, बहुत सारे जितने भी वर्कशॉप्स हैं मोटरसाइकिल्स की, कारों की, उनमें ट्रेनिंग दे करके इन लोगों को भर्ती किया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा उसमें बहुत गंभीर पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। सामान्य स्नातक स्तर पर या इंटरमीडिएट करने के बाद भी ये लड़के और लोगों को मैंने वहाँ पर काम करते हुए देखा है। अगर शिक्षा बढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। मधुर चतुर्वेदी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार मधु जी। डॉक्टर डालेश कुमार विजय बार नमस्कार। रश्मि गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। अब्दुल्ला फैज़ भी नर्स में, अच्छा बिल्कुल सही बात है, नर्स या कंपाउंडर के रूप में हम इनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और नर्सिंग की ट्रेनिंग इनको दे सकते हैं। बिल्कुल सही सुझाव है आपका, स्वागत योग्य है और बिल्कुल कर सकते हैं। शिप्रा श्रीवास्तव जी, साहित्य के जरिए थर्ड जेंडर मुख्य धारा में लाने प्रयास सराहनीय, धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए साहित्य के जरिए मुख्य धारा में नहीं आ सकते, साहित्य ने उपेक्षित वर्ग को लिया है। मुख्य धारा में तभी आएंगे जब समाज इनके साथ में आएगा और समाज के साथ ये मिलेंगे, दोनों जब मिलेंगे तब मुख्य धारा में आएंगे। तमाम ऐसे काम हैं जिनमें ये लोग जा सकते हैं। हमारे बरेली में जरी का काम होता है, बेंत का काम होता है और मैं तो उन लोगों से भी इस पटल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इन्हें अपने कामों में लगाएं, इन्हें और भी काम सीखने का अवसर प्रदान करें। मजाक उड़ाने की आवश्यकता नहीं है किसी की, क्योंकि विकलांग व्यक्ति की मजाक नहीं उड़ाई जाती है, उसके साथ सहयोग किया जाता है, उनको थोड़ा अवसर दिया जाता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो बहुत होगा। जब तक थर्ड जेंडर के लोग सामने नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात है फिरोज जी कि जब तक थर्ड जेंडर के लोग सामने नहीं आएंगे इनका विकास नहीं हो पाएगा। मधुचरित जी धन्यवाद, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। लता अग्रवाल जी कह रही कि मैं जिनसे जुड़ी हूँ उनमें कुछ शिक्षित होकर बेरोजगारी के दंश को झेल रही हैं, मैं उन्हें लेकर जॉब के लिए बात करने गई थी, मुंह पर तो बहुत आश्वासन मिलते हैं मगर सहयोग नहीं मिल रहा। कारण वही है ना, आश्वासन तो देंगे, सहयोग इसलिए नहीं मिलता है कि उनकी मानसिकता हम नहीं बदल पा रहे हैं, हमें पहले उनकी मानसिकता बदलनी होगी। अब इनको ज़रूरी थोड़ी, आप देखिए 100 जगह जाकर के बात करेंगे, प्रयास तो करना है, समाज को प्रयास तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। जो लगे हुए हैं 100 जगह बात करेंगे तो उसमें से 10 लोग 5 लोग भी तैयार हो गए तो भी बहुत परिवर्तन होगा, धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो मेरी मित्र मंडली के लोग हैं उनसे यदि मैं कहूँ कम से कम पढ़े लिखे थर्ड जेंडर के लोग आए, सामने आएँ और अपने आप को दे, तो मैं तो अपने स्तर से उनको नौकरियां दिलवाने के लिए, उनको काम रोजगार दिलवाने के लिए मुझे इतना विश्वास है कि जो मेरे व्यवसायी मित्र हैं उनसे कहूँगा कोई मना नहीं करेगा, वो कम से कम एक व्यक्ति को तो नौकरी देंगे ही देंगे। तो ऐसा हम सबके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा हम सब तो कर सकते हैं। अकरम हुसैन जी कह रहे हैं अगर सरकार ही कानून बना दे जिससे हर जगह पर उनको आरक्षण मिले। मैंने कहा था, ये बात मैं अब कह चुका हूँ वक्तव्य में, कि सरकार को चाहिए कि कुछ परसेंटेज इनको आरक्षण दे। देखिए, यहाँ वोट बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मैं किसी प्रकार के विवाद में या नहीं फंसना चाहता। एक विचार है, एक सुझाव है कि यदि ऐसा करे, इनको मुख्य धारा में जोड़ना है तो इनको थोड़ा सा आरक्षण दिया जाए और आरक्षण देने के बाद इनको सामने लाया जाए। फिर इनके मन में भी, तो मैंने कहा ना कि जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब ये देखेंगे तो इनको लगेगा कि हम भी कर सकते हैं, जब हमारा एक भाई या बहन आगे बढ़े हैं तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। जितने भी अच्छे किन्नर अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हैं वे सभी पूर्ण सफल हैं, शिक्षा ही एक साधन है समाज। बिल्कुल सही बात है विकास प्रकाशन जी, मैं 100% सहमत हूँ। देखिए, प्रधानाचार्य पद तक लोग पहुँचे, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर पद तक लोग पहुँचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे आगे। गौरव तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सविता सिंह जी कहती हैं मानसिकता बदलने के लिए सर्वप्रथम व्यक्तिगत सोचना पड़ेगा महोदय। आज 21वीं शताब्दी में लोग
दूसरों के कहने पर ही अधिक चलते हैं। इसके पीछे कारण है सविता जी, इसके पीछे कारण ये है कि मैंने कहा ना कि को विवाद में पड़ना कोई नहीं चाहता। उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने शुरुआत कर दी लोग मुझ पे हंसेंगे, मुझ पर लोग हंसेंगे, इस डर से हम अगर काम नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा किस काम की है, ये सोचने की बात है ना। तो ऐसा नहीं है, आगे बढ़ेंगे लोग। प्रमोट तो बार बार कहने पर ही लोग होते हैं सब। देखिए हर एक व्यक्ति एक से स्तर का नहीं होता है, और मशाल, मैंने कहा ना कि मशाल लेकर कोई आगे चलता है तब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, और इसके बाद उसकी प्रकाश में फिर वो अपनी मशालें भी तेज करने लगते हैं उसके साथ। फिरोज़ खान जी लिखते हैं थर्ड जेंडर के लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल निस्संदेह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय है, उनके लिए तो तालियां बजानी चाहिए। मुझे लगता है कि मुक्तेश्वर अहमद जी, मुख्तार अहमद जी लिख रहे हैं नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज शर्मा जी लिख रहे हैं कुछ वर्ष पहले तक हमारी कॉलोनी में एक थर्ड जेंडर व्यक्ति थे, वो काफ़ी घरों में जाकर घर के कामकाज करते, हम सभी लोगों ने उनका स्वीकार किया था। बहुत अच्छी बात है पंकज भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। आप तो समाज के बहुत जागरूक हैं, बल्कि आप तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के। आपसे मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप तो इस विषय पर आगे भी विचार करेंगे और आगे भी वो करेंगे। आप सहृदय व्यक्ति हैं, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर राजकुमार की शिक्षा के साथ रोजगार मूलक शिक्षा दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर डालेश कुमार जी, शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। डॉक्टर लता उन पर पारंपरिक व्यवसाय छोड़ने पर भी कई दबाव हैं। नहीं, ऐसा है, देखिए पारंपरिक दबाव की कोई बात नहीं, इच्छा है, मर्जी है उनकी, यदि उनको लगता है। मैंने कहा ना कि अपना पारंपरिक व्यवसाय करिए, गाइए बजाइए, लोगों को बधाई दीजिए, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी विकराल हो जाती हैं ना कि भाई मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए, मुझे 11,000 रुपये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये थोड़ा सा हर एक व्यक्ति की स्थिति को देख करके मैंने कहा ना कि इस समुदाय का जब तक हमें सहयोग नहीं मिलेगा हम इनकी स्थिति को नहीं सुधार पाएंगे। पारंपरिक व्यवसाय कीजिए, उसके साथ और भी तो काम कर सकते हैं। हर महीने, हर साल अच्छा फिर क्या है, भी अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में के लोगों के लिए एक ग्रुप थर्ड जेंडर का गाने बजाने के लिए जाता है, काम करने के लिए, दूसरे क्षेत्र में दूसरा जाता है। जरूरी थोड़ी है कि हर क्षेत्र में रोज बच्चे पैदा हो रहे हों हैं या शादियां हो रही हो, संभव थोड़ी है। तो कोई और काम भी करते चलिए, जब कभी उस पर जाने का मन हुआ चले जाइए, नहीं तो कोई दबाव इन पर भी नहीं होना चाहिए। आपको यही काम करना है और ना उनको ये लगना चाहिए कि हमारे पास इस काम के अलावा कोई और साधन नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत धन्यवाद। मधु चतुर्वेदी जी ने गुलदस्ता भेजा, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आशीष कुमार जी कह रहे हैं अच्छा व्याख्यान, बहुत धन्यवाद। दीपांकर पाठक जी कि आपने कहा, आपने विकलांगता कहा, ये शारीरिक विकलांगता है या मानसिक या सामाजिक विकलांगता? ये देखिए शारीरिक विकलांगता तो है ही है, क्योंकि यौनिकता जो है हमारे सबके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें भी विकलांगता तो है। एक ऐसा अंग इनका विकलांग है जो सामने नहीं है, छुपा हुआ है, और लेकिन विकलांग तो ही है। इसके साथ साथ इनकी तो अपनी विकलांगता है, लेकिन मानसिक रूप से हम सब या हमारा समाज भी विकलांग है, ये सोच करके कि ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके। इस धारणा को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि सिवाय गाने बजाने के, सिवाय इनका ये बधाई मांगने की, ये और कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका तो यही काम है, अरे भाई तुम तो क्या करोगे, कुछ गाना सुनाओ, नाच के दिखा दो। ये जो मानसिक विकलांगता है ना, ये हमको भी, हमारे समाज को भी निकालनी पड़ेगी। मंदिर के पुजारी की बात मैंने की, उसके आपने इसके लिए अच्छा पहल बताई, बहुत धन्यवाद। आशीष कुमार जी ने अच्छा वैसे धन्यवाद। फिरोज़ खान भाई साहब कह रहे बोलते रहे बोल ही रहा हूँ। प्रिया श्रीवास्तव जी नमस्कार। रोशनी वाजपेयी जी धन्यवाद बहुत बहुत। विकास प्रकाशन कह रहे हैं जारी रखिए, बिल्कुल मैं जारी रखे हुए हूँ। कुसुमलता सिंह जी, मैं समझता हूँ कि कक्साड़ की संपादिका हैं, बहुत बड़ी पत्रिका की संपादिका ये हैं, और इनका जो जनजातीय चेतना को लेकर के इनकी जो पत्रिका है कक्साड़, दिल्ली से, बहुत अच्छी पत्रिका है और उससे जुड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है कुछ ऐसा आंदोलन शुरू कीजिए, कुछ ऐसा विमर्श शुरू कीजिए अपनी पत्रिका के माध्यम से। देखिए केवल विमर्श मत शुरू कीजिए, मैं तो विमर्श से नहीं काम बनेगा। अब आपको चाहिए कि थर्ड जेंडर को कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को नौकरी दीजिए। सब लोग जो अलग अलग प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं, जो अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनसे मेरा निवेदन यही है कि वो कम से कम 1 या 2, जितनी आपकी सामर्थ्य है, कम से कम 1, अधिक से अधिक जितनी आपकी सामर्थ्य है, उनको नौकरी दीजिए। जब तक ये नौकरी नहीं करेंगे, मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तब तक इनको हम समाज में नहीं जोड़ पाएंगे। मेरा तो बार बार यही कहना है लोगों से।
ट्रेन में आप जो लोग दिखते हैं वो ज़्यादातर नकली किन्नर होते हैं। फिरोज़ खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ नकली किन्नर होते हैं, लेकिन इनके नकलीपन को भी हम तभी रोक पाएंगे जब हम 80 लोगों को नौकरी देंगे, 80 लोगों को मुख्य धारा में लेके आएंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई मांगता है तो उनसे कहे थोड़ा सा एकजुट हो, हम उनसे डर जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं, हमें लगता है कि कहीं बदतमीजी ना कर दें, इस भय से। एक हमारे साथ जो समाज के हमारे जो समाज के लोग हैं ना, सब लोग वो बदतमीजियों से बहुत डरते हैं कि ऐसा ना हो कि सबके सामने मेरी माँ बैठी है, मेरी पत्नी बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हैं, कि ऐसा ना हो कि ये कोई बदतमीजी कर दे। और दुख की बात ये ना, ये लोग भी इसका बड़ा गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये थोड़ा सा सोचना इनको होगा। बिल्कुल सही बात है विकास जी। मनीष कुमार जी कह रहे हैं सर जारी रखें, अनुरोध जारी चल रहा है अभी। तो विकास प्रकाशन जी कह रहे हैं बनावटी किन्नर अभद्रता का मौका। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बनावटीपन जो है। मधु जी कह रही हैं बहुत सागर व्याख्या और सटीक सुझाव, धन्यवाद बहुत बहुत। सचिन कुमार, जब तक इनके जन्मदाता को त्यागने की परंपरा नहीं छोड़ेंगे तब तक बाकी समाज में इनको सम्मान मिलना थोड़ा मुश्किल है। बहुत महत्वपूर्ण बात सचिन कुमार जी आपने कही है, जब तक इनके माता पिता, इनके जनक इनको त्यागना नहीं छोड़ेंगे तब तक। बिल्कुल सही बात है। मेरा तो उन सभी, वैसे तो क्या कहा जाए, ईश्वर से निवेदन यही है कि किसी को भी ऐसी योनि में जन्म ना दे, लेकिन फिर भी यदि दुर्भाग्यवश कहीं जन्म किसी बच्चे का ऐसा होता है तो कम से कम माता पिता को चाहिए कि उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको अपने साथ रखें, उसको इस तरीके से निष्कासित ना करें। मुझे लगता है कि अब समाज में इस तरीके की जागरूकता तो आ रही है कि माता पिता उसको निष्कासित नहीं कर रहे हैं, अपने समाज से नहीं निकाल रहे हैं। इस बात को हरभजन मेहरोत्रा जी ने भी अपने उपन्यास में कहा है, ए ज़िंदगी तुझे सलाम में। और यही बात जो है प्रीत को लेकर के अस्तित्व में गिरजा भारती ने भी कही है। बड़ी अच्छी पहल है ये। रश्मि गुप्ता जी कह रही हैं कि जो लोग कभी खुद नहीं चाहते कि कभी हमारा मजाक बनाया जाए, जरा सा भी कोई भी हमारा मजाक बनाता है तो हमें कितना क्रोध आता है, तो ज़रा समाज ये सोचे कि उनके पूरे जीवन में बनाते हैं, हमें समाज ये सोचे कि इनके पूरे जीवन को ही पूरे समाज में हास्य व्यंग बना रखा है, इन पर क्या गुजर। बिल्कुल सही बात है, आपने इस पीड़ा को महसूस किया, बिल्कुल सही बात है। इन पर बहुत दुख की बात है कि इनको हम मजाक का वो बहुत उपयोगी व्याख्या। धन्यवाद नैलेश कुमार जी। फिरोज़ खान जी, नकली किन्नरों की वजह से असली किन्नरों की छवि खराब। निश्चिंत, बिल्कुल नकली चीज़ों ने तो असली चीज़ों को ख़राब किया ही है, ये तो सब हम आप सब जानते हैं। चाहे किन्नर हो, चाहे सामान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, नकली चीज़ों ने असली को ख़राब किया है। बिल्कुल सही बात है। अनिल अनवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जीवन में पहली बार थर्ड जेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने के बारे में कुछ सुझाव सार्थक सुन रहा हूं, और ये सुझाव भी पूरी तरह से व्यावहारिक भी हैं। ईश्वर उन्हें समाज में मुख्य धारा में जोड़े, यह दुआ करता हूं। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही बात है अनिल अनवर जी। मैं भी बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। और मुख्य धारा में जोड़ने का यही है कि हम सब लोगों को पहल करनी होगी अपने अपने क्षेत्रों में। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है हमें खुद ही आगे आना होगा और इनको बुलाना होगा। आपकी फोटोग्राफी को अच्छा, धन्यवाद। लता अग्रवाल जी मेरी फोटोग्राफी की बात कर रही हैं। चलिए फोटोग्राफी पर भी कभी बात करेंगे, आज हम किन्नर पर बात कर लेते हैं। अनूप कुमार जी नमस्कार, आप कहते हैं किन्नर समाज के प्रेरणादायक स्रोतों की चर्चा करें भारतीय एवं वैश्विक संदर्भ में। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। अब चक्कर क्या है कि समय की भी सीमा है, और मैं 1 घंटे से लगातार मैं बोल रहा हूँ, और मुझे भी हुक्म मिल चुका है कि 1:30 पर खत्म करना है। लेकिन मुझे आशा है कि आपकी इस पॉइंट को आगे आने वाले जो हमारे विद्वान वक्ता लोग हैं वो बोलेंगे और ज़रूर आपकी बात को रखेंगे। आजकल जो रश्मि गुप्ता के पैसों के लिए नकली किन्नर बन जाते हैं, मैं इसकी बिल्कुल सही बात है। सारगर के हेमंत कुमार जी धन्यवाद बहुत बहुत। शिवम वाजपेयी सुपर्ब कह रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। रोशनी वाजपेयी तुम सही हो, पता नहीं किसको कहा है, मुझे कहा है या शिवम को, नहीं पता, खैर धन्यवाद। सुमन राजभर उपयोगी सार्थक है, आपकी बात पूर्णतः सहमत हूँ। समुदाय खुद जुड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, तभी सुधार संभव है। हरभजन सिंह जी जुड़ चुके हैं। हरभजन सिंह का ही उपन्यास है ज़िंदगी तुझे सलाम, आपका वक्तव्य। बिल्कुल, आपका उपन्यास काफ़ी अच्छा है, 3 पार्ट में ज़रूर है, लेकिन आपने जो एक पॉजिटिव, एक जो उज्जवल छवि दिखाने का प्रयास अपने उपन्यास में किया है वो सराहनीय है। उसको मैं उसकी सराहना करता हूँ। ऐसे हिम्मत जो है हमारी प्रख्यात लेखिका भी नहीं कर पाई, और उन्होंने अपने कैरेक्टर को वो उपन्यास के अंत में मार दिया है। हमारे धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर सचिन कुमार जी, क्षमा वाजपेयी धन्यवाद, सूचना पर धन्यवाद बहुत बहुत। अकरम हुसैन जी धन्यवाद। पंकज भाई साहब, दीपक पांडे जी धन्यवाद बहुत बहुत। आपने, क्षमा वाजपेयी जी थैंक यू।
यदि उनको रोज़गार के अवसर मिलने लगे तो उनकी काफ़ी, बिल्कुल सही बात है रश्मि गुप्ता जी, यदि उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे तो उनकी बहुत समस्याएं दूर होंगी। और देखिएगा धीरे धीरे जब इनको रोज़गार दिया जाने लगेगा, हम इनको जगह जगह देखेंगे। भाई मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा, 2 रोटी खाने के लिए पहले सबसे पहला तो आप रोटी, कपड़ा और मकान है, यदि उनके रहने की व्यवस्था है तो रोटी की व्यवस्था के लिए अलग अलग दुकानों पर वो सेल्समैन का काम भी कर सकते हैं। साड़ी वाले दुकानों पे साड़ी वाले हैं हमारे बरेली में, बड़े बड़े प्रतिष्ठान साड़ियों के हैं, वो लोग भी चाहें तो इनको रख सकते हैं नौकरी पर। वो साड़ी दिखाने के लिए, महिलाओं को साड़ी दिखाने के लिए काम कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात मेरे दिमाग में अभी भी बिल्कुल आ रही है और फटाफट मैं इस बात को ख़त्म करूं क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है। वो ये आ रही है कि कम से कम ये समाज के लोग जब ये हाशिए के समाज के, थर्ड जेंडर समुदाय के लोग जब आएंगे समाज में, तो बलात्कार जैसी घृणित जो कुकृत्य हैं उन पर भी अंकुश लगेगा, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि जब ये नौकरियों पे जाएंगे, ऐसे लोगों को जिनकी दृष्टि गलत है, कम से कम इनकी दृष्टि दूसरी छोटी बच्चियों को देखकर, अकेली औरत को देखकर इनका नीयत तो नहीं डोलेगी है। एक लड़ना तो बहुत सारी चीज़ों से है, उससे भी कम से कम हमारे समाज को जो है एक मुक्ति मिलेगी। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया। अनूप कुमार जी, फटाफट मैं बोलता हूँ। कामरान जी हमारे साथ हैं। कामरान जी स्वागत है, बहुत बहुत हमारे मित्रों में से हैं। कामरान जी हमारे साथ फोटोग्राफी क्लब में जुड़े हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनका ये काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि कामरान जी मेरी बातों को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे और इसको लेकर के आगे के बारे में कामरान जी कहते हैं कि आपका कार्यक्रम लाइव अच्छा है, अच्छे विचार सुनने को मिले, थर्ड जेंडर आपकी कहानी बहुत अच्छी। धन्यवाद बहुत बहुत कामरान जी। मैं चाहता हूं कि आप प्रयास करें कि आपके मित्र लोग हॉस्पिटल वगैरह में इनको नौकरियों पर दें। यज्ञदेव शर्मा जी नमस्कार। कामिनी कौशिक जी जुड़ चुकी है, नमस्कार। सर 10% आरक्षण कर सकती है जनरल के लिए तो क्या इनकी मुझे बिल्कुल कर सकती है। 1% या आधे % आरक्षण इनके लिए भी हो सकता है, ये बात मैं कह चुका हूँ। पूनम आहूजा जी नमस्कार। रश्मि गुप्ता जी नमस्कार। मधु जी हैं, विकास जी हैं, अर्नव शुक्ला के, अच्छा अर्नव की तरफ से भी हेलो हाय। इसके साथ मैं आप सभी लोग, विमलेश जी नमस्कार, जुड़े हैं मेरे से। आप सब मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत कर सकते हैं, पटल पर आ सकते हैं। और रोशनी वाजपेयी जी नमस्कार। कामनी कौशिक जी नमस्कार। आप सब ने मुझे समय दिया है। बात आधे घंटे की थी लेकिन 1 घंटे तक हमारा आपकी बातचीत चली है। मुझे आशा है कि मेरी जो विचार हैं उससे आप लोग प्रेरित हुए होंगे और मैं चाहता हूं कि आप अपने जो आपके मित्र मंडली है, आपके जो ऐसे व्यवसायी लोग हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि इन थर्ड जेंडर को कम से कम, और थर्ड जेंडर के लोगों से यदि आप जुड़ते हैं तो उनसे भी आप प्लीज़ इस बात को कहिए कि आप भी हमारा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।